नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 20 में भाग 7 तक देखा था। भाग 7 में आपने रिब्स, स्टर्नम और फिर आपने फोर लिम्स, हिंड लिम्स, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, जो कि है संधियां यानी जोड़। कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में। यानी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका संधि अथवा जोड़, जिसे इंग्लिश में जॉइंट्स कहते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 7 में क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन किया गया था कि कौन सी पसलियों को प्लावी पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो वे पसलियां जो स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं वो हैं 11वीं और 12वीं पसलियां। 11वीं और 12वीं पसलियों को हम प्लावी पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कौन से ऐसे पसलियां हैं जो उरोस्थी यानी स्टर्नम से सीधे नहीं जुड़ती। तो वो है 8वीं, 9वीं और 10वीं पसलियां। जो उरोस्थी से सीधे नहीं जुड़ती ये 7वें पसलियों के माध्यम से जुड़ती हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि हमारी पसलियां पृष्ठ भाग में किससे जुड़ती हैं और आधार भाग में किससे जुड़ती हैं। तो हमारी जो पसलियां हैं वो पृष्ठ भाग में मेरुदंड यानी कशेरुक दंड के कौन से भाग में, थोरैसिक वर्टिब्रा यानी वक्षीय कशेरुक। ऐसे कहेंगे कि हमारी जो पसलियां हैं वो पृष्ठ भाग में वक्षीय कशेरुक तथा आधार भाग में स्टर्नम यानी उरोस्थी से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि थोरैसिक केज या रिब केज किसे कहते हैं। तो थोरैसिक केज यानी थोरैसिक वर्टिब्रा और रिब्स और स्टर्नम तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं, थोरैसिक केज या रिब केज कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में एक होता है क्लैविकल और दूसरा स्कैपुला, 2 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि फोर लिम्ब की समस्त अस्थियों के नाम बताइए। तो फोर लिम्ब की समस्त अस्थि में यह है ह्यूमरस, यहाँ है रेडियस, अल्ना, यहाँ कलाई की हड्डी को कार्पल्स और हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स और उंगलियों की अस्थि को फैलेंजेस। ठीक, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था पेल्विक गर्डल कौन सी 3 अस्थियों के समेकन से मिलकर बना होता है। तो पेल्विक गर्डल 3 अस्थियों के समेकन से बनता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट किया गया था हिंड लिम्ब में जो अस्थियां पाई जाती हैं उनके नाम क्या हैं। तो हिंड लिम्ब में पहला फीमर, फिर टिबिया फिबुला, फिर बीच में पटेला, फिर कार्पल्स टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और फैलेंजेस पाए जाते हैं। इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 8 जो कि इस अध्याय का आखिरी टॉपिक होगा, उसके बारे में समझते हैं। भाग 8 में आपको बताया जाएगा संधि यानी जोड़ के बारे में, यानी जॉइंट्स के बारे में। संधि अथवा जोड़ क्या होती हैं। तो संधि या जोड़ हमारी किसी भी अस्थि को गति करने में या कह सकते हैं इधर उधर घुमाने में सहायता करती हैं। जॉइंट्स यानी अगर आप इन अंगुलियों को देखेंगे तो यहाँ पर जो हड्डी हैं वो नीचे ऊपर जॉइंट्स के माध्यम से ही घूमती हैं। ठीक, ये है यहाँ पर घूम रही हैं, यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं 2 हड्डियों के बीच में, उसी की मदद से ये ऊपर नीचे हो रही हैं। यानी जो संधियाँ यानी जोड़ होती हैं वो गति में सहायक होती हैं, जिनमें शरीर की अस्थियाँ सहयोगी होती हैं। ठीक है, यानी हम अगर पैर के माध्यम से चल रहे हैं तो चलने में सहायता कौन करती हैं, संधियाँ, और इनमें सहायता चलने में कौन करती हैं, शरीर की अस्थियाँ। ठीक, तो यानी अस्थि भी जरूरी है और उनमें जो संधियाँ पाई जाती हैं वो भी जरूरी होती हैं। देखिए, चलने के लिए यानी गति करने के लिए अस्थि भी जरूरी है और ये जोड़ यानी संधियाँ भी जरूरी होती हैं। ये जो संधियाँ जोड़ होती हैं वो 2 हड्डियों के बीच में पाई जा सकती हैं या फिर एक हड्डी और उपास्थि के बीच में पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है, यानी जोड़ 2 अस्थियों के बीच अथवा एक अस्थि व एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल होता है। अब संधि यानी जोड़ को संरचनात्मक रूप में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, संधियां क्या होती हैं। संधि 2 अस्थि या एक अस्थि व एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपको एक बार समझा दें। देखिए, ये एक हड्डी है जो कि हमारे हिंड लिम्ब यानी पैर का फीमर और टिबिया और फिबुला के बीच में जो गैपिंग होती है वो ही क्या कहलाती है, संधि स्थल। यानी इनके और इनके बीच में जो संधि स्थल होता है वही है संधि या जोड़ या जॉइंट्स। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे सभी हड्डियों के
दो हड्डियों के बीच यानी दो अस्थियों के बीच जरूर जोड़ पाए जाते हैं, या एक अस्थि व एक उपास्थि के बीच में जरूर जोड़ पाए जाते हैं। संधि अथवा जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम संरचनात्मक रूप में 3 प्रकारों में बांटते हैं। एक होता है रेषीय जोड़ यानी फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा उपास्थीमय जोड़ यानी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तीसरा साइनोवियल जोड़ यानी साइनोवियल ज्वाइंट्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि कौन सी संधि, क्योंकि हमने अभी शुरू में आपको बताया है कि संधियाँ किस में सहायता करती हैं, चलने में, किसी अंग के मूवमेंट में सहायता करती हैं, किसी अंग के मूवमेंट में सहायता करती हैं, गति में सहायता करती हैं। इनमें से जो 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, उनमें से जो रेषीय संधि होती है, रेषीय जोड़, वो किसी भी प्रकार की गति को नहीं होने देती। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उपास्थीमय जोड़ जो होता है वो अल्पचल संधि होता है, यानी बहुत कम मूवमेंट करने देती है। अल्पचल संधि बहुत कम मूवमेंट होने देती है, ठीक है। और जो साइनोवियल जॉइंट है, इन्हें हम चल संधियां कहते हैं, क्योंकि यही चलने में सबसे ज़्यादा सहायता करती हैं। मूवेबल जॉइंट्स, ये है आपका इमूवेबल जॉइंट्स, ये है आपका अल्पचल संधि, और ये है आपका चल संधियां। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप याद करेंगे संधि या जोड़ 3 प्रकार की होती हैं, रेषीय, उपास्थीमय और साइनोवियल। पहले आप ये याद करेंगे कि संधि या जोड़ क्या होता है। तो संधि या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक होता है। संधि चलने या गति करने में सहायता करती है, जिसमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। संधि 2 अस्थियों के बीच अथवा एक अस्थि व एक उपास्थि के बीच में पाई जाती हैं। फिर याद करेंगे संरचनात्मक रूप से संधि को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, रेषीय जोड़, उपास्थीय जोड़ और साइनोवियल जोड़। रेषीय जोड़ जो कि अचल संधि होती है, किसी भी प्रकार की गति को नहीं होने देती। कहाँ पाई जाती है ये जोड़? ये जो रेषीय जोड़ होते हैं वो हमारे कपाल में पाए जाते हैं। कपाल की जो अस्थियां होती हैं, कपाल की जो चपटी अस्थियां हैं, वो घने रेषीय संयोजी ऊतकों की सहायता से सीवान या सचर के रूप में हमारी कपाल को बनाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सीधे जो रेषीय जोड़ होते हैं वो हमारे कपाल को बनाती हैं और किसी भी प्रकार के मूवमेंट को रोकती हैं, ठीक है। उपास्थि में जोड़ कहाँ पाई जाती हैं? तो इस प्रकार की जो जोड़ होती हैं उसमें 2 अस्थियां आपस में उपास्थि यानी कार्टिलेज की मदद से जुड़ी होती हैं। अब ये कहाँ होता है? अभी इसके प्रीवियस टॉपिक में ही बताया था आपको, पहले वाले पार्ट में भाग 7 में बताया गया था, भाग 6 में बताया गया था। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है यानी कशेरुक दंड, उनमें एक एक जो हड्डियाँ होती हैं 26 हड्डियाँ होती हैं, और उन 26 हड्डियों में एक एक को क्या कहते हैं? कशेरुक कहते हैं। अलग अलग सबके नाम है, कोई ग्रीवा कशेरुक, कोई वक्षीय कशेरुक, कोई कटिक कशेरुक। तो उसमें जो 2 कशेरुक हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में मैंने बताया था गैपिंग होती है, और उनमें कार्टिलेज का बना पैड होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल पैड कहते हैं। वही कार्टिलेज का जो जोड़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट। यानी ऐसे याद करेंगे, उपास्थि में जोड़ ऐसे जोड़ होती हैं जो 2 अस्थियों के बीच उपास्थि से बनी होती हैं। यानी ऐसी जोड़ जो 2 अस्थियों के बीच में उपास्थि के द्वारा बनती हैं। कहाँ बनती हैं? कशेरुक दंड में। मैंने आपको बताया था, फिगर भी बनाया था, दिखाया था कि 2 कशेरुकों के बीच में इंटरवर्टिब्रल पैड पाया जाता है, उसी को हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट आपको ये भी बताया था कि सिर्फ गर्दन को हिलाने डुलाने में एटलस और एक्सिस मदद करते हैं, बाकी रीढ़ की हड्डी में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, ठीक। इसलिए हम अल्पचल संधि कहते हैं, कम मूवमेंट होता है, पूरी तरीके से नहीं होता। साइनोवियल जॉइंट जो आता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनोवियल जॉइंट
क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ऐसे जॉइंट्स जिनमें साइनोवियल कैविटी यानी दो अस्थियों के बीच में गुहा हो, खाली गुहा कैविटी हो और उसमें कोई तरल भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, तब ऐसे जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। यानी साइनोवियल जोड़ की जो मुख्य बात होती है वो ये कि इनके अंदर साइनोवियल कैविटी होती है, यानी खाली स्थान होता है और उसमें तरल भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ठीक ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमें हर प्रकार की गति को करने में सहायक होते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक, साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। अब देखिए साइनोवियल जॉइंट्स कई प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर लिखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा हिंज जॉइंट, तीसरा पाइवोट जॉइंट, चौथा ग्लाइडिंग जॉइंट, पांचवा सैडल जॉइंट। याद रखेंगे इनके नाम आपको इंग्लिश में ही याद करना चाहिए, अगर हो सकेगा तो हिंदी में आप याद करेंगे। अभी हम आपको लिखवाते समय हिंदी भी लिखवा देंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है आपको सिर्फ वही याद करना है, क्योंकि ज़्यादा से अच्छा है कि वो चीज़ें याद की जाए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जो कि यूनिवर्सल होती है, इन्हीं से आपके नीट में आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस को याद कर लेना चाहिए। और किताबों में बहुत डिटेल दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे याद करेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच। ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है? हमारे हाथ की ये हड्डी है, यानी ये हड्डी और यहाँ पर जो हमारी क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में जो गैपिंग है, यानी जो जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट क्या कहलाती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अगर ह्यूमरस के हेड को देखेंगे तो ह्यूमरस का जो हेड होता है वो बॉल शेप में होता है। देखिए बॉल शेप में ये बनाए हैं हम। ह्यूमरस जो हड्डी है उसका जो हेड होता है वो बॉल के तरीके से होता है, और जो स्कैपुला होता है, यानी हम कह सकते हैं पेक्टोरल गर्डल, कंधे की हड्डी, उसमें एक सॉकेट बना होती है जिसमें ये बॉल जाकर फिट हो जाता है। ठीक, ये सॉकेट है और ये बॉल जाकर उसमें फिट हो जाता है और किसी भी प्रकार की आप मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पाई जाती हैं? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। यही याद करने हैं बस। आते हैं हिंज जॉइंट में। हिंज जॉइंट का जो शेप है वो देखिए, शेप हमने यहाँ बनाया है। यानी पहले तो ये इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये नी जॉइंट्स यानी घुटनों के बीच में, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर तो हम फीमर, हाँ फीमर ठीक है, फीमर यानी हिंड लिम्स के बारे में। फीमर और टिबिया और फिबुला के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। ये हो गया हमारा फीमर और ये हो गया टिबिया और फिबुला। ये जो जॉइंट होती हैं इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। देखिए ये बना हुआ है, यानी ये जो फीमर की हड्डी है वो ये इस तरह से होती है और जो टिबिया और फिबुला के जो बीच की गैपिंग होती है वो इस तरह से होती है। इस प्रकार के जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके सिर्फ यही पूछे जाते हैं कि हिंज जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इसी बेसिस पे होते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ होते हैं, हिंज जॉइंट्स कहाँ होते हैं, पाइवट जॉइंट्स कहाँ होते हैं। आपको एग्जाम्पल से याद करने कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बस। बाकी समझने के लिए हमने फिगर बना दिया है, ये हड्डी बना दिया, ये कैसा जॉइंट होता है उस तरीके से बना दिया जिसमें आपको समझ में आए इजी वे में। तीसरा था पाइवोट जॉइंट। पहले तो ये जानते हैं कि पाइवोट जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं। तो पाइवोट जॉइंट जो एनसीईआरटी में दी गई है वो है एटलस और एक्सिस के बीच में, यानी एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट्स होती हैं वो पाइवोट जॉइंट है। बाकी हमारी जो अल्ना और रेडियस के बीच में जो जॉइंट होती हैं, रेडियस और अल्ना आपस में जो जुड़ी होती हैं, जो इस तरह से मूवमेंट कराती हैं, तो उसमें उसके बीच में जो जॉइंट होता है वो इस तरह से होता है। एक हड्डी इस तरह से होती है, एक हड्डी इस तरह से, ठीक ऐसे। अब इस तरह से इनमें मूवमेंट होता है, तो इस प्रकार के जॉइंट को हम पाइवोट जॉइंट कहते हैं। ये पाया जाता है एटलस और एक्सिस के बीच में या फिर अल्ना और रेडियस के बीच में। एनसीईआरटी में आपका एटलस और एक्सिस दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको एटलस और एक्सिस ही याद करनी है। नेक्स्ट आता है चौथा, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट को आप देखेंगे तो एक सपाट जैसे होता है, जैसे यहाँ की हड्डियों को देखें, नहीं यहाँ की हड्डी को तो वहाँ पर हो गया। ये है मैनुब्रियम, याद आया, मैनुब्रियम, मेटास्टर्नम और मेसोस्टर्नम और मेटास्टर्नम, स्टर्नम की भाग। तो मैनुब्रियम जो है वो हमारे स्टर्नम का जो सबसे ऊपरी भाग होता है। मैनुब्रियम और रिब्स के बीच में, या हम कह सकते हैं स्कैपुला क्लैविकल
क्लैविकल और मैनुब्रियम के बीच में जो जॉइंट होता है वो कहलाता है ग्लाइडिंग जॉइंट, जो इस तरह से होता है, ठीक, बिटवीन क्लैविकल एंड मैनुब्रियम, ठीक, या फिर बिटवीन कार्पल्स, कार्पल्स कलाई की हड्डी, इनके बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो आपके जो एनसीईआरटी में दिया गया वो यही है कि ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्लाइडिंग जॉइंट कलाई यानी कार्पल्स में पाए जाते हैं। लास्ट आता है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ये हो गया कार्पल्स और ये है मेटाकार्पल ऑफ थंब, मतलब अंगूठे का जो मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स और ये कार्पल्स, इनके बीच में जो जॉइंट्स पाई जाती हैं उस जॉइंट्स को हम सैडल जॉइंट कहते हैं, जो इस तरह से होती है, ठीक। फिगर बना के आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। बस ये था आपका जॉइंट्स यानी जोड़ों के बारे में। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बार बार ये कौन से जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए गए, इतने आपको याद करने हैं। अब आप हेडिंग डाल के देखेंगे संधि अथवा जोड़, लिखेंगे संधि हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें शरीर की अस्थियां सहयोगी होती हैं। चलन गति इन्हीं के माध्यम से संभव होती है। आगे लिखेंगे जोड़ दो अस्थि के बीच या एक अस्थि व एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल होता है। फिर आगे लिखेंगे जोड़ों को मुख्यतः 3 संरचनात्मक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला रेसीय जोड़, दूसरा उपास्थीमय जोड़ और तीसरा साइनोवियल जोड़। पहला हेडिंग डालेंगे रेसीय जोड़ या फाइब्रस जॉइंट। लिखेंगे ये आचल संधियां होती हैं, आचल संधियां होती हैं, अचल संधियां होती हैं जो किसी भी प्रकार की गति को नहीं होने देती। ये जोड़ कपाल के चपटी अस्थियों जो घने रेसीय संयोजी ऊतक के सहयोग से सीवान, जिसे इंग्लिश में सचर कहते हैं, SUTURE, सचर के रूप में कपाल को बनाने में सहयोगी होते हैं। बस दूसरा हेडिंग डालेंगे उपास्थीमय जोड़ या कार्टिलेजिनस जॉइंट। देखेंगे इस प्रकार के जोड़ में अस्थियां आपस में उपास्थियों यानी कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ी होती हैं। देखेंगे कशेरुक दंड में 2 निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इसी प्रकार का जोड़ पाया जाता है जो सीमित गति होने देता है, अतः इन्हें अल्पचल संधि कहा जाता है। फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे साइनोवियल जोड़। लिखेंगे इस प्रकार की संधियों की विशेषता 2 अस्थियों के बीच तरल से भरे साइनोवियल गुहा की उपस्थिति है। इस प्रकार की व्यवस्था में पर्याप्त गति संभव होता है और इसलिए इन्हें हम पूर्ण चल संधियां कहते हैं। लेकिन ये जोड़ चलन सहित कई प्रकार की गति में भी सहायता करती हैं। डैश करके ये निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि। इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश ही याद करें, बहुत बुरा नाम होता है हिंदी में। कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। लिखेंगे यह ह्यूमरस तथा पेक्टोरल गर्डल के मध्य पाई जाती हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे हिंज जॉइंट, इन्हें हिंदी में कब्जा संधि कहते हैं, कब्जा संधियां। लिखेंगे ये जोड़ों के बीच यानी घुटने के जोड़ के बीच पाई जाती हैं, जैसे फीमर व टिबिया फिबुला के मध्य। फिर तीसरा आता है पाइवोट जॉइंट, जिसे हिंदी में कहते हैं खूंटीदार या धुराग्र संधियां कहते हैं। लिखेंगे यह प्रथम कशेरुक व द्वितीय कशेरुक के बीच यानी एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है तथा अल्ना व रेडियस के बीच में पाया जाता है। चौथा है आप हेडिंग डालेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसे हिंदी में विसर्पी संधियां कहते हैं, विसर्पी संधियां कहते हैं। लिखेंगे यह क्लैविकल ऑफ मैनुब्रियम यानी क्लैविकल एंड मैनुब्रियम यानी ये कॉलर बोन, कॉलर की अस्थि तथा स्टर्नम के प्रथम भाग मैनुब्रियम के बीच बनती है तथा यह कार्पल्स यानी कलाई की हड्डियों के मध्य भी पाया जाता है। अब आता है आखिरी हेडिंग डालेंगे पांचवा सैडल जॉइंट्स, सैडल संधियां। लिखेंगे यह कलाई तथा अंगूठे के मेटाकार्पल्स यानी हथेली की अस्थि में पाई जाती हैं। ऐसे लिख सकते हैं यह कार्पल तथा अंगूठे के मेटाकार्पल्स के बीच पाई जाने वाली संधियां यानी जॉइंट्स होती हैं। बस ये था आपका जॉइंट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी।
आखिरी टॉपिक आपका आता है इसमें डिजीजेस, कौन कौन से डिजीजेस होते हैं जो पेशियों और अस्थियों से संबंधित होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पेशी व कंकाल तंत्र के विकार। Disorders of muscles and skeletal system। सबसे पहला आपका आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब समझते हैं, ऐसा डिसऑर्डर जो हमारी इम्यूनिटी के कारण बनता है और स्व प्रतिरक्षा रोग इसे हिंदी में कहते हैं। स्व प्रतिरक्षा, हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करता है, इम्यून सिस्टम कार्य करता है, जो हमारे शरीर में अनेक बाह्य पदार्थों को नष्ट करने में, विषैले पदार्थों को नष्ट करने में, किसी भी प्रकार के एंटीजन यानी रोगजनक किसी भी प्रकार के बाह्य पदार्थों को नष्ट करने में सहायता करती हैं। कभी कभी इनमें प्रॉब्लम आ जाता है और ये खुद के ही कोशिकाओं को मारना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार के रोग को हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस को। अब इस रोग में क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में, मैंने आपको बताया था हमारी जो मसल सेल होती हैं यानी मायोफाइब्रिल, उनमें जो मसल फाइबर कहते हैं, मायोफाइब्रिल नहीं मसल फाइबर, उनमें जो नर्व सेल आती हैं, नर्व सेल जो मस्तिष्क से तंत्रिका लेकर आती है, मैंने बताया था उसके बीच और पेशी कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पाया जाता है। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो जब ब्रेन से जो इम्पल्स आता है, देखिए ब्रेन से इम्पल्स जो आता है इनके माध्यम से, ब्रेन से जो इम्पल्स आता है मोटर न्यूरॉन के माध्यम से वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचता है। और आपको बताएं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स जो इन इम्पल्सों को आगे पहुंचाते हैं। तो यहाँ से होकर ये इम्पल्स कहाँ जाती हैं, कोशिकाओं में, ठीक है, किसके माध्यम से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के माध्यम से, जिसमें केमिकल भरा होता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसमें या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिसकी वजह से हमारा नियंत्रण उससे खोने लगता है, पेशियां बड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं और हम धीरे धीरे उस अंग से अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसको हम पक्षाघात यानी पैरालिसिस भी कहते हैं। जब हमारा नियंत्रण किसी अंग पर खो जाता है, यानी हम हाथ को किसी भी रूप में हम ऊपर ना उठा पाए, हम चाहते हुए भी ऊपर ना उठा पाए, तो इस रोग को क्या कहते हैं, पैरालिसिस यानी पक्षाघात, जिसमें हम उस अंग से नियंत्रण खो देते हैं। ठीक, अभी नियंत्रण में है मेरा हाथ तो हम ऊपर नीचे चाहे जैसे कर सकते हैं। और आपको बताएं कि ये नियंत्रण कैसे प्रभावित होता है। हमारा जो ब्रेन होता है उससे नर्व इम्पल्स क्रिएट होते हैं जो इन जगहों पर जाते हैं और इन्हें संदेश देते हैं कि हाथ ऊपर या नीचे करनी है। लेकिन अगर ये जो इम्पल्स हैं वो वहाँ तक ना पहुँच पाएँ तो इनको संदेश कैसे मिलेगा। और आपको पता है कि इन इम्पल्स को ब्रेन से कौन लेकर जाता है मसल्स तक, ये लेकर जाती हैं न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तब भी ऐसा होता है, तब वहाँ पर हम पैरालिसिस कहते हैं। लेकिन जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो प्रभावित होता है तब इसे हम माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज कहते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे पहला माइस्थेनिया ग्रेविस और इसमें लिखेंगे यह एक स्व प्रतिरक्षा यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो तंत्रिका पेशी संधि यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करता है। इसमें पेशी कमजोर हो जाती है तथा कंकाल पेशियों का पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा रोग, पेशीय दुष्पोषण। पेशीय दुष्पोषण जिसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
इस रोग में क्या होता है, जो हमारी कंकाल पेशियां होती हैं उनका अपहरासन होने लगता है। अपहरासन का मतलब होता है कि डिजेनरेट होने लगती हैं, पेशियां डिजेनरेट होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। तब इस रोग को हम क्या कहते हैं, पेशीय दुष्पोषण यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, या आनुवंशिक विकारों की वजह से होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। देखेंगे यह आनुवंशिक विकारों के कारण होता है, जिसमें कंकाल पेशियों का अनुक्रमित अपहरासन यानी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है। अनुक्रमित अपहरासन यानी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, यानी लगातार पेशियां क्षतिग्रस्त होकर नष्ट होने लगती हैं। तो इस प्रकार के रोग को हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये हो गया, आपने 2 रोगों के बारे में लिखा। अब आता है तीसरा रोग, अपतानिका। अपतानिका जिसे इंग्लिश में टिटैनी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, जब कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है। तो जब कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तब पेशी में तीव्र ऐंठन होता है, और इसी रोग को हम क्या कहते हैं, अपतानिका यानी टिटैनी। लिखेंगे, शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होती है, जिसे अपतानिका यानी टिटैनी कहते हैं। चौथा रोग आता है संधि शोथ यानी आर्थराइटिस रोग, संधि शोथ। अब देखिए, ये आपको पता है, सभी लोग जानते होंगे आर्थराइटिस के बारे में। सभी लोगों को वृद्धावस्था में होता है, कह सकते हैं, या बुढ़ापे में होने वाला जोड़ों से संबंधित रोग है, जिसमें जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है तथा उनमें कड़ापन आ जाता है। अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं, संधि शोथ यानी आर्थराइटिस 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा गाउट, ठीक है, जिसे हम गठिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट की खास बात क्या होती है? साइनोवियल जॉइंट की खास बात होती है, इसमें पाया जाने वाला साइनोवियल कैविटी और उस कैविटी में पाया जाने वाला तरल यानी फ्लूइड। ऑस्टियो आर्थराइटिस रोग में साइनोवियल फ्लूइड यानी तरल बहुत कम हो जाता है, और इसके कम होने की वजह से देखिए ज़्यादातर पैर में दिक्कत आती है। तो पैर और टिबिया फिबुला यानी फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में जो संधि होती है उसमें तरल भरा होता है। जब ये तरल कम हो जाता है तो आपस में हड्डियां सटने लगती हैं, जिससे फ्रिक्शन होता है और बहुत दर्द होता है। तो ये रोग कहलाता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जब साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जब साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इस प्रकार के रोग को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। यानी साइनोवियल जो कैविटी होती है, गुहा, उसमें जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आने से यह रोग होता है, भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है। अब ये जो गठिया रोग होता है, ये एक आनुवंशिक रोग होता है, ठीक, आनुवंशिक रोग होता है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें यूरिक एसिड या फिर सोडियम यूरेट के क्रिस्टल, ठीक है, के क्रिस्टल्स कहाँ जमा हो जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड में जमा हो जाते हैं, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड में जमा हो जाते हैं। गाउट यानी गठिया रोग में साइनोवियल फ्लूइड यानी जो हमारे फीमर और टिबिया और फिबुला के बीच में जो जॉइंट्स होती हैं उसमें जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में यूरिक एसिड या फिर सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स का जमा हो जाता है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तब भयंकर पीड़ा होती है, जिसे हम गाउट या
गठिया रोग कहते हैं। तो अब आप लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे संधि शोथ यानी आर्थराइटिस, और इसमें लिखेंगे यह बुढ़ापे में होने वाला जोड़ों का शोथ है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है एवं कड़ापन आ जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला आप हेडिंग डालेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिखेंगे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड का स्राव कम हो जाता है तथा जोड़ों के पास स्थित हड्डियों के सिरों के बीच स्थित कार्टिलेज कवरिंग घिस कर पतली हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों के आपस में सटने की वजह से भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है। दूसरा हेडिंग डालेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसमें लिखेंगे इसमें जोड़ों के साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन के कारण भयंकर पीड़ा उत्पन्न होती है। फिर तीसरा लिखेंगे गाउट या गठिया, लिखेंगे यह मुख्य रूप से पुरुषों में होने वाला आनुवंशिक रोग होता है। इसमें यूरिक एसिड तथा सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स का जमाव साइनोवियल द्रव्य में होने लगता है, जिससे भयंकर पीड़ा होती है तथा चलने में अत्यधिक कठिनाई होती है। बस अब आता है आपका पांचवा रोग, जो कि है अस्थि सुशिरता। सुशिरता, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जिसका आपने ऐड देखा होगा हॉर्लिक्स के प्रचार में, उसमें बताया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है। हमारी जो हड्डियां होती हैं उनके पदार्थ में कमी आ जाती है, उनके पदार्थ में कमी हो जाती है। इसी रोग को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें दिखाते हैं ऐड में, हड्डियां टूट टूट कर निकलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस रोग को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी अस्थियों के पदार्थ में कमी, अस्थियों के पदार्थ में कमी को क्या कहते हैं, अस्थि सुशिरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस। यह भी उम्र संबंधी रोग होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये रोग उत्पन्न होता है। तथा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण भी यह रोग होता है। तो इसमें लिखेंगे आप पांचवें में अस्थि सुशिरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस, लिखेंगे यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी आ जाती है, जिसमें एस्ट्रोजन स्तर की कमी सबसे प्रबल संभावना होती है या संभावित कारक होता है, सबसे प्रबल संभावित कारक होता है। आखिरी रोग आता है छठवां, लकवा यानी पैरालाइसिस। अभी जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमारा किसी भी अंग से नियंत्रण जब खो जाता है तब उसे हम कहते हैं लकवा यानी पैरालाइसिस। ऐसा कब होगा, जब मान लीजिए ये मेरा एक अंग है हाथ, यहाँ अगर हमको संदेश भेजना है तो हम किसके माध्यम से भेजते हैं, मस्तिष्क में उपस्थित पेशी संकुचन केंद्र से, मस्तिष्क में उपस्थित पेशी संकुचन केंद्र से यानी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन सेंटर या मसल कॉन्ट्रैक्शन सेंटर से हम संकेत भेजते हैं इन पेशियों के पास, किसके माध्यम से, मोटर न्यूरॉन के माध्यम से, जो इन केंद्रों से इम्पल्स यानी संकेत को हमारी पेशियों तक लेकर आती हैं। अब या तो इसमें यानी मस्तिष्क में उपस्थित पेशी संकुचन केंद्र में कोई गड़बड़ी आ जाती है या फिर मोटर न्यूरॉन में कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो संकेत इन स्थानों तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब कम्युनिकेशन यानी संचार रुक जाता है तो उस अंग से नियंत्रण हमारा खो जाता है, उसी को हम पैरालाइसिस यानी लकवा कहते हैं। जब किसी अंग से हमारा नियंत्रण खो जाता है तो उस रोग को हम लकवा यानी पैरालाइसिस कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे इसके दो रीज़न होते हैं बताया, पेशी संकुचन केंद्र में कोई प्रॉब्लम हो या फिर मोटर न्यूरॉन जो न्यूरॉन्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, तब ऐसा होता है। लिखेंगे लकवा या पैरालिसिस में मस्तिष्क के पेशी संकुचन केंद्र में किसी प्रकार की कमी आ जाने या मोटर तंत्रिका यानी मोटर न्यूरॉन के संवेदना में व्यवधान आ जाने पर पेशियों के संकुचन तथा अनुशीतलन की क्रियाविधि पूरी तरीके से प्रभावित होती है, इसे हम लकवा रोग कहते हैं। बस इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त होता है। जितने भी रोग थे सब आपको बता दिए गए और यह अध्याय 20 आज भाग 8 में ये समाप्त हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि इस प्रकार की संधि में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है या तरल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज ज्वाइंट किसके बीच होता है। नेक्स्ट पाइवोट ज्वाइंट किसके बीच होता है। नेक्स्ट सैडल ज्वाइंट किसके बीच होता है। नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसके बीच होता है। नेक्स्ट ग्लाइडिंग ज्वाइंट किसके बीच होता है। और आखिरी लास्ट क्वेश्चन आर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं और उनमें यह रोग
किसके किसके कारण होता है। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे जो भी चैप्टर होगा वो जल्दी आपको मिलेगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।